आइए स्टूडेंट, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुरू करते हैं। तो मैंने कंपाउंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, नॉर्मल आयनिक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नॉर्मल आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने होंगे, जैसे नाम से जाहिर है। ये एक बहुत बड़ा नॉर्मल मैंने आयनिक कंपाउंड बना लिया कि A2SO4 है, Al2SO4 थ्राइज है, 24 वाटर मॉलिक्यूल। इनमें ये सलाहियत होती है कि जैसे आप इन्हें वाटर में आयोनाइज करते हैं, इसका हर केटाइन एनाइन से सेपरेट हो जाता है। K2SO4 में पोटेशियम सेपरेट हो गया, SO4 सेपरेट हो गया, Al2SO4 थ्राइज में एल्यूमिनियम सेपरेट हो गया, SO4 सेपरेट हो गया, वाटर सेपरेट हो गया। तो ये नॉर्मल आयनिक कंपाउंड है जिनका पानी में आयनाइजेशन पे हर आयन दूसरे आयन से सेपरेट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आयन से ही बने होते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे आप इन्हें वाटर में आयोनाइज करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा सेपरेट हो जाता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा इकट्ठा रहता है। अभी भी ये जो बहुत बड़ा हिस्सा साथ में इकट्ठा रहता है, इसे कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन हो, इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में ये सलाहियत है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आप इन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो इनमें कॉम्प्लेक्स केटाइन होगा, सिंपल एनाइन होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने पहला लिखा है CuNH3 4 टाइम। इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट पे 2+ है और आगे SO4 पे 2 नेगेटिव है। जैसे आप इन्हें आयोनाइज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद एंटिटीज इकट्ठी रहेंगी और SO4 सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें सिंपल एनाइन है और एक कॉम्प्लेक्स केटाइन है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी कॉम्प्लेक्स केटाइन होगा, सिंपल एनाइन होगा। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे FeCO5 है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना इसके साथ कोई केटाइन अटैच है ना एनाइन अटैच है। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये इसी शक्ल में पानी में भी बरकरार रहेंगे। कॉम्प्लेक्स एनाइन सिंपल केटाइन, जैसे अभी हमने ऊपर भी एग्जांपल पढ़ी थी, इसमें जैसे आप इसे पानी में आयोनाइज करेंगे तो इसका पोटाशियम सेपरेट हो जाएगा, तो इसका केटाइन बहुत सिंपल सा है। लेकिन इसका जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये FeCN6 4 नेगेटिव, ये एनाइन इसी शक्ल में रहेगा। तो इसमें कॉम्प्लेक्स एनाइन है, सिंपल केटाइन है। इसमें कॉम्प्लेक्स केटाइन था, सिंपल एनाइन था, और इसमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था। तो तीन कैटेगरीज के आप ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखा करेंगे। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कंपोजिशन, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, लेकिन ज्यादा अहम चीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है, और इसके अंदर क्या चीज होगी ये ज्यादा अहम है। तो आउटसाइड स्फीयर या तो आपको केटाइन नजर आएगा या एनाइन नजर आएगा या कुछ भी नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इस वाले एग्जांपल में आउटसाइड स्फीयर क्या है, एनाइन है, सल्फेट। इस वाले एग्जांपल में आउटसाइड स्फीयर क्या है, नथिंग। और इस वाले एग्जांपल में आउटसाइड स्फीयर क्या है, पोटेशियम केटाइन। आप केटाइन भी देख सकते हैं, एनाइन भी, या कुछ भी नहीं। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर आपको लाजमी तौर पर दो चीजें नजर आएंगी, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम वो मेटल एटम हुआ करेगी जो आपको शुरू में ही स्टार्ट में नजर आया करेगी। जैसे यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे भी आयरन है। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे, पहली जो चीज आपको नजर आएगी दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इनमें मौजूद होते हैं। एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं। ये चीज आपके लिए हैरान कुन है, आपने हमेशा देखा है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन दिया करती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होती है ये एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो लीवर्स एसिड होता है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं और ये लीवर्स एसिड के तौर पे बिहेव करती हैं। अब लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वो केमिकल होगा जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे लोन पेयर की शक्ल में या नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये लीवर्स बेस हुआ करेगा ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं लीवर्स बेस होते हैं। तो असल में जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल और लिगेंड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना करेगा। तो ये लिगेंड जो है, आप इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं, एनाइनिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, केटाइनिक हो सकते हैं। आगे डिटेल में इसकी कैटेगरीज बनाते हैं। इसी लिहाज से जो लिगेंड है वो मोनोडेंटिएट भी होते हैं, पॉलीडेंटिएट भी होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन भी आगे करते हैं। आइए स्टूडेंट, अब लिगेंड की कैटेगरीज बनाते हैं। तो लिगेंड वो कंपाउंड हैं जो कि मेटल को सराउंड करते हैं और उसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। आप तीन कैटेगरी में इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल एंड एनाइनिक। तो पॉजिटिव लिगेंड हमारी बुक में बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए, लेकिन ये तीन एग्जाम्पल हैं जो कि फेडरल की बुक में मौजूद हैं, नम्स वगैरह में आ सकती हैं, इस लिहाज से मैंने लिख दी हैं। हाइड्रोजीन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेना तो NH2 ये NH3+ बन जाता है। वैसे हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है NH2NH2, लेकिन यहाँ इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये बन गया NH2NH3+। इसे कहा जाता है हाइड्रोजीनियम आयन। तो ये हाइड्रोजीनियम
इसे आपने कहना है। एक होता है NO+, इसे कहा जाता है नाइट्रोसाइलियम। वैसे इसका नाम नाइट्रोसाइल होता है, लेकिन इसे पॉजिटिव आ गया तो आपने एंड पे IUM लगाना होता है, तो नाइट्रोसाइलियम आयन है। और एक ये आप जानते हैं अमोनियम। ये 3 पॉजिटिव लिगेंड बन सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड भी 3 है। वाटर, इसे एक्वा आपने हमेशा का कहना है। अमोनिया को आपने हमेशा अमाइन कहना है। और CO, इसे आपने हमेशा कार्बोनाइल कहना है। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आप इसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बोनाइल कहना है। तो 3 मैंने लिख दिए पॉजिटिव लिगेंड, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसाइलियम एंड अमोनियम। 3 मैंने लिख दिए न्यूट्रल लिगेंड, एक्वा, एमाइन एंड कार्बोनाइल। इसके अलावा आपको कोई भी लिगेंड नज़र आए वो हमेशा एनाइनिक होगा, नेगेटिव होगा। तो ये इस लिहाज से आपको एनाइनिक का पता चल जाता है। एनी अदर एक्सेप्ट दीज 6, इनके अलावा कोई आ जाए वो एनाइनिक होगा। तो भी बहुत आसान हो गया एनाइनिक को याद करना, जो भी आ जाए। Cl है, F है, NO2 है, तो तमाम एनाइनिक होंगे। Cn नेगेटिव है, SO4 है, इस पर 2 नेगेटिव होता है, ये भी एनाइनिक है। एसीटेट है, CH3COO नेगेटिव, ये भी एनाइनिक है। I नेगेटिव है, या कोई भी और हो। आपने एनाइनिक लिगेंड के नाम के साथ ना O लगाना होता है। जैसे इसे क्लोराइड नहीं कहना, क्लोरो, फ्लोरो, नाइट्रो, एंड पर आपने O लगा देना। CN सायानाइड से सायानो, सल्फेटो, एसीटेटो, आयोडो, ठीक है। इस अंदाज में आपने इनके नाम बनाने। तो ये हमने कैटेगरीज बना ली, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड या एनाइनिक लिगेंड। एक और कैटेगरी है लिगेंड की, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट। एक बात तो क्लियर है कि सराउंड मेटल, लिगेंड की डेफिनेशन के मेटल को सराउंड करते हैं एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो मोनोडेंटेट वो लिगेंड है विच डोनेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। एक पेयर से मुराद 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक पेयर डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल K4Fe में आयरन सेंट्रल एटम है और लिगेंड 6 है Cn, तो 6 Cn इसे सराउंड किया हुआ है ऐसे, और हर Cn एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट कर रहा है इस अंदाज में। तो ये एरो से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें जो लिगेंड है वो डोनर है और ये जो मेटल है ये एक्सेप्टर है। तो ये हर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है Cn, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हर Cn डोनेट कर रहा है। पॉलीडेंटेट, ऐसे लिगेंड जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। ये बाइडेंटेट हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट हो सकते हैं, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। तो बाइडेंटेट हमारी बुक में एग्जांपल मौजूद है, आपने ये याद करनी है। ट्राइडेंटेट या हेक्साडेंटेट हमारी बुक में एग्जांपल नहीं है, लेकिन फेडरल की बुक में एग्जांपल ये 2 मौजूद हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, काम आ सकती है नम्स वगैरह के टेस्ट में। तो बाइडेंटेट डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, हर केमिकल एक केमिकल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये कार्बोनेट है, CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव, एसीटेट है, या इसके अलावा हाइड्रोजीन है, NH2 ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को। फॉर एग्जांपल मैं कार्बोनेट की एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। ये देखें हमारे पास है कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। अगर आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं तो ये ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। तो इसके 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पे नेगेटिव होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, 3 ऑक्सीजन टोटल। ये जो 2 ऑक्सीजन नेगेटिव हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो एक ही केमिकल कार्बोनेट इसके 2 ऑक्सीजन मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो आपने देखा ये एक ही केमिकल 2 जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है, तो ये बाइडेंटेट है। ऐसे एक यहाँ पे लग गया, ये भी 2 जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक यहाँ से लग गया, ये भी 2 जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो टोटल यहाँ पे आपने देखा 3 कार्बोनेट आयन लगे, लेकिन इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की बारी आई तो हर एक ने 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए। यहाँ पे देखिए 6 लगे थे, हर एक एक दे रहा था। यहाँ पे 3 लगे और हर एक 2-2 दे रहा है। तो इस लिहाज से बाइडेंटेट होते हैं। ट्राइडेंटेट की एक एग्जांपल है, ये है डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। देखिए मैंने ब्लैक किया इथाइलिन को, नाम भी उसका ब्लैक किया, डाई इथाइलिन। CH2CH2 इथाइलिन होता है, फिर CH2CH2 और ट्राइअमाइन। एक NH आपने दरमियान में लगाना है और एक NH2 साइड पे, एक NH2 साइड पे, ट्राइअमाइन हो गया। ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो एक ही केमिकल के तीनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर 3 डोनेट कर सकते हैं। एक हेक्साडेंटेट बड़ी फेमस एग्जांपल होती है EDTA।
ये एक ऐसा केमिकल है जो एक ही केमिकल 6 इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सकता है। अब देखें बहुत ही डेफिनेशन है कीलेट। जी कीलेट क्या होते हैं? तो जब भी पॉलीडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ अटैच हो जाएं, तो अभी मैंने आपको बताया पॉलीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा लोन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं। एक ही केमिकल एक से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा। तो जब ये मेटल के साथ अटैच होके ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कीलेट कहलाता है। ठीक है। मोनोडेंटेट के अलावा कोई भी पॉलीडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट या हेक्साडेंटेट जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो कॉम्प्लेक्स कीलेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी बुक की एग्जांपल है प्लेटिनम। इसके साथ ये ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, COOH, उसके H निकाल दो तो ये ऑक्सलेट आइन बनता है। ये ऑक्सलेट आइन अटैच हो गया C डबल बॉन्ड हो। देखिए इसका स्ट्रक्चर ये ऐसे होता है ना, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। आप इसे ऐसे भी तो खोल के लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। या आप इसका डबल बॉन्ड बैक साइड पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो जिस मर्जी अंदाज में लिख लें। यहाँ पे बुक में इन्होंने ऐसे लिख दिया तो मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। ये दो जगह से मेटल को लोन पेयर दे सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और ये वाला दूसरा मैंने ऑक्सलेट आइन लिखा, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, यहाँ से भी। तो ये देखें एक ही केमिकल, ये पूरा केमिकल ना, ये वाला, ये एक ही केमिकल है। एक ही केमिकल दो जगह से मेटल को लोन पेयर दे रहा है। और ये भी पूरा एक ही केमिकल है। एक ही केमिकल दो जगह से मेटल को लोन पेयर दे रहा है। तो ये जो बाईडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ अटैच हो गई, जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना, ये कीलेट कहलाता है। कीलेट कॉम्प्लेक्स की एक और निशानी होती है कि इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये देखें ये रिंग बन गया है, यहाँ भी देखें ये वाला रिंग बन गया है। तो इसमें रिंग बना करते हैं। अब यहाँ भी देखना ये रिंग बन गया है, ये रिंग बन गया है, ये रिंग बन गया है। तो ये इसकी निशानी होगी कीलेट की। आइए स्टूडेंट हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज़ होती है और चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएं वो उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ब्रैकेट के अंदर देखा आयरन के साथ CN6 लगे हुए हैं, हर CN एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि हर CN एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो 6 CN 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। यहाँ पे आ जाए कॉपर के साथ 4 अमोनिया हैं, तो हर अमोनिया जिसे अमाइन कहा जाता है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 4 कार्बोनाइल है, तो हर कार्बोनाइल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाएंगे ना। यहाँ तक तो आपको ऐसे मालूम हुआ कि जितने लिगेंड अटैच हैं उतना कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये बात 90% बिल्कुल ठीक होती है। जितना लिगेंड अटैच है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ करता है। लेकिन मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में अगर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा हो तो फिर तो वाकई बात ठीक है, जितने लिगेंड है उतने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लेकिन क्या हो अगर बाईडेंटेट लिगेंड आ जाए, फॉर एग्जांपल ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, यहाँ पे ऑक्सलेट 2 मौजूद हैं, तो हर ऑक्सलेट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है? 2। टोटल यहाँ पे ना जितने ऑक्सलेट हैं उसके डबल कोऑर्डिनेशन नंबर आपने निकालना होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। हालांकि ये ऑक्सलेट आइन 2 मौजूद है लेकिन हर एक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दिए जाएंगे। सल्फेट का भी यही केस है, 2 सल्फेट है, हर सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो टोटल 4। कार्बोनेट का भी यही केस है तो टोटल 4। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आ जाता कॉपर और EDTA 2 आ जाता, तब क्या होता? क्योंकि 1 EDTA 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बनता, क्योंकि 2 EDTA टोटल 12 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, इस लिहाज से आपने याद रखना है। पॉलीडेंटेट में और केस है और मोनोडेंटेट में और केस है। अब देखिए नहायत ही अहम चीज़ है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। आप सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज कैसे निकालेंगे? तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का चार्ज असल में बराबर होता है चार्ज ऑन सरफेस। जो ब्रैकेट पे चार्ज होता है उसी की मदद से आपने सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकालना होता है। कैसे? ब्रैकेट पे जो चार्ज होगा असल में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के चार्ज के मजमूए के बराबर होगा। आपने ब्रैकेट का चार्ज देखना है, लिगेंड का चार्ज देखना है, इसे उधर जाके माइनस कर देना है, आप सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकाल देंगे। लेकिन इससे पहले नहायत ही अहम आपको लिगेंड का चार्ज मालूम होना चाहिए। तो लिगेंड आपने याद किए हुए, या तो वो आ जाएंगे न्यूट्रल या वो आ जाएंगे नेगेटिव। तो ये 3 लिगेंड आपने वाटर, कार्बोनाइल और अमाइन,
इनका चार्ज ज़ीरो होता है। इसके अलावा कोई लिगेंड आ जाए उसका चार्ज नेगेटिव होगा। पॉजिटिव लिगेंड तो आएंगे नहीं, नेगेटिव आएंगे या न्यूट्रल आएंगे। तो न्यूट्रल ये तीन आपने याद कर लिए। इसके अलावा कोई भी हैं वो नेगेटिव होंगे, मोनो नेगेटिव एंड डाई नेगेटिव। कोई भी लिगेंड आ जाए उस पर हमेशा वन नेगेटिव होगा। जैसे CN1 नेगेटिव है, NO2 वन नेगेटिव है, Cl1 नेगेटिव है, Br1 नेगेटिव है, I1 नेगेटिव है। कोई भी लिगेंड आ जाए उस पर वन नेगेटिव होगा। लेकिन बस आपने डाई नेगेटिव वाले तीन लिगेंड याद करने हैं। सल्फेट जब भी आ जाए इस पर टू नेगेटिव होगा, ऑक्सलेट जब भी आ जाए इस पर टू नेगेटिव होगा। जैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है C2O4 टू नेगेटिव, या कार्बोनेट जब भी आ जाए इस पे टू नेगेटिव होगा। तो डाई नेगेटिव वाले बस ये तीन है। इसके अलावा कोई भी लिगेंड हो वो मोनो नेगेटिव होगा। तो मोनो नेगेटिव का आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपने बस डाई नेगेटिव याद कर लेने हैं कि ये तीन डाई नेगेटिव हैं, ये वाले न्यूट्रल हैं। जब आपने न्यूट्रल और डाई नेगेटिव याद कर लिए अब आपको बहुत आसानी होगी। इसके अलावा कोई भी आए वो मोनो नेगेटिव होगा। तो भी इस लिगेंड के चार्ज को याद करने का हमें फ़ायदा क्या है, तो मैं आपको भी समझाता हूँ क्या फ़ायदा है। हम इन्हीं एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं और ये मेटल जो है इस पर चार्ज फाइंड आउट करते हैं। कॉपर है या निकल है, प्लेटिनम है, कॉपर है और यहाँ पे निकल है। इसके लिए आपने सबसे पहले जानना है कि इस सफ़ेयर पे क्या चार्ज है। पहला काम आपका ये हुआ करेगा। तो सफ़ेयर पे यहाँ पे क्या चार्ज है, देखें बाहर है 4 पोटाशियम, एक पोटाशियम पे होता है 1+, ये 4+ होगा। इसका मतलब सफ़ेयर पे 4 नेगेटिव बनेगा, क्योंकि केटाइन और एनाइन ना एक पूरे कॉम्प्लेक्स में इनके चार्जेस बराबर होने चाहिए। केटाइन का चार्ज एनाइन के चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास है सफ़ेयर पे 4 नेगेटिव। अब आपको ये मालूम हो गया सफ़ेयर पे 4 नेगेटिव है, FeCN6 4 नेगेटिव। बाद दफ़ा आपको क्वेश्चन में ही ये चार्ज मेंशन कर दिया जाता है, ऐसे ही आपको केमिकल दे दिया जाएगा, फिर तो आपको देख ही पता लग जाएगा 4 नेगेटिव है। बाद दफ़ा ऐसे दे दिया जाएगा, फिर आपने खुद निकाल लेना है। खैर किसी भी केस में आप ये चार्ज जब निकाल लें इसके बाद आपने करना क्या है, मेटल को सेपरेट किया, लिगेंड को सेपरेट किया, उनकी तादाद से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू आपने 4 नेगेटिव कर देना। ठीक है, मेटल का चार्ज आप निकालना चाहते हैं, लिगेंड का चार्ज -1 है, वो आपने याद किए में C2O4 इसके अलावा, SO4 के अलावा, या CO3 2 नेगेटिव इसके अलावा, ये तीन आपने याद किए हैं। वाटर, एमाइन एंड कार्बोनाइल, ये तीन आपने याद किए हैं। इसके अलावा कोई है आपने क्या लिखना है, -1 लिखना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बना -6, ये -4 है इक्वल टू, तो उधर जाके +6 हो जाएगा, +6 -4 +2 आंसर आ गया ना। तो इस मेटल पे जो चार्ज है +2 है। आप शुरू में ऐसे निकाल सकते हैं, बाद में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप देख के ही निकाल लिया करेंगे। दूसरा देखें, CuNH3 4 टाइम SO4। तो आप सबसे पहले बाहर देखें SO4 पे क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। इसके मतलब कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, 2+। तो हमें कॉम्प्लेक्स के चार्ज का पता चल गया। अब आप लिखें कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 टाइम एंड इस पे जो चार्ज है वो है 2+। अब देखें मैं यहीं पे आपको करवा देता हूँ। NH3 जो है ये तो न्यूट्रल है ना, ये इस पे 0 होता है, ये न्यूट्रल वाले हैं, ये 2 नेगेटिव वाले हैं। तो भी NH3 का तो आपको पता चल गया 0 है। अब आपने यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है कि इन दोनों को ऐड करें तो ये बाहर वाला आंसर आ जाए, तो 2 ही आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 2 + 0 2 बनता है। तो अब कॉपर का आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स देख के ही पता लग गया इस पर 2+ आना है, आपको ऐसे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस मेथड से मुश्किल लगे तो कोई नहीं, आप आधा मिनट इस पर लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का इतना हक है कि इस पर आधा मिनट लगाया जा सके। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। कॉपर को सेपरेट करें, 4 अमाइन को सेपरेट करें, इक्वल टू +2, ये वाला। कॉपर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अमोनिया की वैल्यू 0 इक्वल टू +2, तो आप देखें ये 0 हो गया और यहाँ से +2 ही आ जाएगा ना। तो जैसे मर्जी कर लें। किसी एग्जाम्पल पे आ जाए, NiCO4, इसके साथ कोई केटाइन एनाइन नहीं है। जब कोई केटाइन एनाइन नहीं है इसका मतलब क्या है, इस पे 0 है। तो अब हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स पे तो है 0। ये जो कार्बोनाइल है भाई इस पे भी 0 होता है, ये हमारे सामने लिखा हुआ है इस पे 0। तो बाकी बचा निकल, निकल पे भी 0 ही बनाएंगे तो टोटल 0 ही होगा ना। तो निकल पे यहाँ 0 था, ये हमने बना दिया। अब देखें ये हमारे पास आ गया जी ऑक्सलेट। अब सफ़ेयर पे गिवन दिया गया 2 नेगेटिव। तो ऑक्सलेट का आपको पता है कि ऑक्सलेट पे 2 नेगेटिव होता है, C2O4 ट्वाइस है और ये कॉम्प्लेक्स पे 2 नेगेटिव है। एक ऑक्सलेट हो ना तो इस पे 2 नेगेटिव होता है। आप देखें प्लेटिनम को आपने सेपरेट किया,
2 ऑक्सिलेट भी आपने सेपरेट किया है। इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू 2 नेगेटिव करना है क्या आपने। प्लेटिनम का आप चार्ज निकालना चाहते हैं, एक ऑक्सिलेट पे 2 नेगेटिव आपने पुट करना है, तो ये 4 नेगेटिव होगा इक्वल टू 2 माइनस 4 नेगेटिव तो जाके 4 प्लस हो जाएगा, तो प्लेटिनम का चार्ज आएगा 2 प्लस। ठीक है, या आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। अगर आप टाइम बचाना है तो आप क्या करें, यहाँ पे ऑक्सिलेट पे निकालें, 2 है ना तो 4 नेगेटिव बनना है ऑक्सिलेट पे, क्योंकि एक ऑक्सिलेट पे 2 नेगेटिव होता है। अब आपने प्लेटिनम की वो वैल्यू पुट करनी है कि इन दोनों को जब ऐड करें तो आंसर 2 नेगेटिव बने। 2 प्लस पुट करेंगे तो -4 -2 बनेगा ये वाला। ठीक है, जिस मर्जी मेथड से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, कॉपर है, डाई सल्फेट है और 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, तो लिख देते हैं कॉपर SO4 ट्वाइस एंड 2 नेगेटिव। आपने SO4 की वैल्यू को 2 नेगेटिव पुट करना है, तो 2 है तो ये 4 नेगेटिव आ जाएगा। कॉपर की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब इन्हें ऐड करें तो 2 माइनस बने, तो 2 प्लस आएगा यहाँ पे कॉपर पे। ये है निकल और CO3 2 और इक्वल टू 0, तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। लेकिन कार्बोनेट का हमें पता है कि एक कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव होता है, 2 कार्बोनेट पे 4 नेगेटिव, इट मीन कि निकल पे क्या बनेगा 4 प्लस, ताकि ये आंसर 0 है। ठीक हो गया, इस लिहाज से ये मेटल के चार्ज निकाला करते हैं। आइए स्टूडेंट नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो इनमें सबसे पहला जो रूल है आपने याद रखना है, केटाइन बिफोर एनाइन। हमेशा केटाइन को पहले नाम देना है, उसके बाद एनाइन की बारी। फॉर एग्जांपल ये हमारा पास जो कॉम्प्लेक्स है, पहले पोटेशियम क्योंकि केटाइन है उसे नाम दिया जाएगा, बाद में कॉम्प्लेक्स को। इस वाले एग्जांपल में पहले कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाएगा, बाद में सल्फेट को। तो जो पहले होता है वो केटाइन होता है, पहले को ही पहले नाम देना है, दूसरे को बाद में। इसमें चूँकि ये न्यूट्रल है इसे ही नाम पड़ेगा, और इसमें भी ये न्यूट्रल है इसे ही नाम पड़ेगा। तो केटाइन बिफोर एनाइन के बाद हम आगे चलते हैं। आउटसाइड सफ़ेयर, सफ़ेयर के बाहर जो चीज़ भी हो आपने नेम विदाउट देयर नंबर, नंबर के बगैर नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल Na4 भी लगाओ तो आपने सोडियम ही कहना है, K4 लगाओ पोटाशियम ही कहना है, Na2 सोडियम ही, K2 पोटाशियम ही। ये डाई सोडियम डाई पोटाशियम या टेट्रा सोडियम टेट्रा पोटाशियम नहीं लगाना सफ़ेयर के बाहर। ऐसे ही जो नेगेटिव होंगे, SO4 को सल्फेट कहना है, Cl2 को क्लोराइड ही कहना है, डाई क्लोराइड नहीं कहना, क्लोराइड। और Cl4 को भी क्लोराइड ही कहना है, तो आपने इनके भी नंबर यूज़ नहीं करने। ठीक हो गया। अब आ जाए विद इन सफ़ेयर। सफ़ेयर के अंदर आपने क्या करना है, तो सफ़ेयर के अंदर सबसे पहले आपने लिगेंड्स को नाम देना है। लिगेंड को नाम देने के बाद सेंट्रल मेटल एटम को नाम देना है। लिगेंड के नाम देने के ये 3 रूल मैंने लिख दिए अल्फ़ाबेटिकली, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर। आपने लिगेंड को हमेशा अल्फ़ाबेटिकली नाम देना है, ये नहीं देखना कि नेगेटिव कौन सा है न्यूट्रल कौन सा है, जो पहले आ जाए अल्फ़ाबेटिकली उसे पहले नाम देना है। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा फॉर देयर नंबर। अगर 2 हैं तो डाई लगाना है, 3 है तो ट्राई लगाना है, 4 हैं तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 हैं तो हेक्सा उनके नंबर के लिए। नेगेटिव लिगेंड एंड देयर नेम एट ओ। नेगेटिव लिगेंड के नाम को ओ पे ख़त्म करना है, जैसे क्लोरो, नाइट्रो, एसीटेटो, ब्रोमो, आयोडो। न्यूट्रल लिगेंड एज इट इज़, न्यूट्रल को ऐसे ही नाम देना है। 3 ही न्यूट्रल लिगेंड आपने याद किए हैं, वाटर को एक्वा कहना है, अमोनिया को अमाइन कहना है और CO को कार्बोनाइल कहना है, उन्हें वही नाम देना है। सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम के 2 रूल हैं, उसका नेम बताना होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना होता है। पहले नेम उसका बताना है। नेम कैसे बताना है, इफ़ कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर इज नेगेटिव, अगर ब्रैकेट पे नेगेटिव हो, आपने ब्रैकेट को पहले देखना है, अगर उस पर नेगेटिव आ रहा है देन एंड एट 8, तो मेटल के नेम के साथ 8 लगाना है। फेरिक से फेरेट हो जाएगा, कोबाल्ट से कोबाल्टेट, निकल से निकलेट, कॉपर से कॉपरेट। ठीक है, इस अंदाज में आपने 8 लगा देना है। इफ़ न्यूट्रल, अगर वो ब्रैकेट न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, मेटल को एज इट इज़ नाम देना है, फेरिक को फेरिक ही नाम देना है, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही, निकल को निकल ही और मैंगनीज को मैंगनीज ऐसे ही नाम देना है। फिर 8 नहीं लगाना अपने नाम के साथ। उसके बाद आपने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, हमने सीख लिया हुआ कैसे निकालते हैं, और उन्हें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है K4FeCN6, तो पहले आप इसे नाम देंगे पोटाशियम क्योंकि केटाइन है, तो आपने इसे पोटाशियम ही कहना है, उसका नंबर नहीं बताना। इसके बाद सफ़ेद के अंदर पहले लिगेंड को, तो हेक्सा, ये चूँकि नेगेटिव लिगेंड है सायानो, और अब आयरन, चूँकि ना ये जो ब्रैकेट है ये नेगेटिव है और ब्रैकेट अगर नेगेटिव हो तो 8 लगाना है। तो अब आप इस आयरन के नाम के साथ 8 लगाएंगे। ठीक है, फेरिक या फेरिस की बजाय फेरेट हो जाएगा। अब आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। CN1 नेगेटिव तो 6 है, 6 नेगेटिव। यहाँ पे ऐसा क्या लगाएं
कि ये 4 नेगेटिव आंसर आ जाए, 2 प्लस लगाएंगे ना तो आपने इसे रोमन वर्ड्स में ऐसे लिख दिया 2। दूसरा है, अब के देखें ब्रैकेट पहले है और ये सल्फेट बाद में है, तो जब ब्रैकेट पहले है तो ब्रैकेट को ही पहले नाम देंगे। इसमें लिगेंड को आपने नाम देना है अल्फ़ाबेटिकली। 4 अमाइन है, नाइट्रो है, क्लोरो है, तो अमाइन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, टेट्रा अमाइन, फिर सी से क्लोरो, फिर एन से नाइट्रो। क्लोरो नाइट्रो जो कि नेगेटिव थे, ये भी नाइट्रो, ये क्लोरो, एंड पे ओ लगाया। इसके बाद जो कि ब्रैकेट पे पॉजिटिव है, लिहाजा प्लेटिनम प्लेटिनम ही रहेगा, प्लेटिनम। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ये 0 है, ये -1, ये -1, ये -2 हुई, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लगाना है कि ये टोटल +2 बने, तो 4 प्लस आएगा ना, 4। और लास्ट में सल्फेट है तो इसे लास्ट में सल्फेट ही लिखना है, ये इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो कुछ नहीं है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही पहले लिगेंड को नाम देंगे, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही कहेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है, अगर ये नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट कहते हैं। इसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये 3 नेगेटिव, ये 0, तो यहाँ 3 प्लस आएगा ना, ताकि टोटल ये 0 बन जाए, यहाँ 3 आ जाएगा। और इसमें देखें पेंटा कार्बोनाइल, आयरन यहाँ पे है, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 0, तो इसे आयरन ही कहना है, आयरन, और 0 लिख देना है। क्योंकि ना आप फेरस लिखते हैं जब ये 2 प्लस में होता है, फेरिक लिखते हैं जब ये 3 प्लस में होता है, अगर इसके अलावा 0 पे हो या कुछ और हो उसे आयरन ही लिखते हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें प्लेटिनम और ये फिर ना ऑक्सलेटो है 2 टाइम, तो इसमें आप ना ये नेगेटिव सफ़ेयर है, आप इसे सबसे पहले लिगेंड को नाम देंगे डाई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट से आपने ऑक्सलेटो बना दिया क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, डाई ऑक्सलेटो प्लेटिनेट, क्योंकि ना सफ़ेयर पे नेगेटिव था तो लिहाजा प्लेटिनेट आया। अब आप इसका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सलेट 1 पे 2 नेगेटिव होता है, 2 है 4 नेगेटिव। यहाँ पे आपने कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब वो वैल्यू पुट करें तो दोनों को ऐड करें तो 2 नेगेटिव आंसर है, तो 2 प्लस ही होगा ना, तो यहाँ आपने प्लेटिनेट के साथ 2 लिख दिया। और लास्ट में ना अगर ये सफ़ेयर आपको आइन की शक्ल में दिया जाए तो लास्ट में इसे आइन भी लिखा जाता है, न्यूट्रल में नहीं लिखा जाता, लेकिन जब आइन आपको दिए जाएँ गिवन तो फिर आप लास्ट में आइन भी लिखेंगे। जैसे ये वाली एग्जांपल है हेक्सा एक्वा आयरन। अब देखते हैं कौन सा वाला है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालेंगे, 2 प्लस बनेगी, जिसे फेरस लिखा जाता है, अगर 3 प्लस होती तो फेरिक लिखा जाता है। फेरस आपने फेरेट नहीं बनाना क्योंकि सफ़ेयर पे पॉजिटिव है, फेरस उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी और साथ में आइन लिख दिया क्योंकि ये सफ़ेयर आपको आइन की शक्ल में दिया गया था। स्टूडेंट अब देखते हैं फार्मूला फ्रॉम नेम। जब आपको नेम गिवन दिया जाए और आप फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का सिंबल लिखना है, उसके बाद आपने इनाइनिक लिगेंड लिखने हैं, नेगेटिव लिगेंड पहले लिखने हैं, अगर वो ज़्यादा हो तो फिर अल्फ़ाबेटिकली चूज़ करना है। उसके बाद हमने न्यूट्रल लिगेंड लिखने हैं, वो भी अल्फ़ाबेटिकली, और फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक है, इस लिहाज से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला देखते हैं टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 सल्फेट। तो हमारे पास ये केमिकल है। सबसे पहले तो आप देखें ना प्लेटिनम, इसमें है मेटल, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम। इसके बाद देखें लिगेंड, ये टेट्रा अमाइन है, ये न्यूट्रल है, क्लोरो नेगेटिव और नाइट्रो ये भी नेगेटिव है, तो आपने नेगेटिव लिगेंड पहले लिखना है लेकिन अल्फ़ाबेटिकली। क्लोरो पहले आएगा, फिर आएगा नाइट्रो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली सी पहले आता है एन बाद में आता है। अब देखें टेट्रा अमाइन, अब आपने अमाइन लिख दिए 4 टाइम, ब्रैकेट बंद की, और एट द एंड सल्फेट है उसे ब्रैकेट के बाहर SO4 की शक्ल में लिख दिया। दूसरा देखें ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट शुरू की, कोबाल्ट लिखा, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो। आप जानते हैं जो नाइट्रो है ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पहले लिखना है, ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन, अमाइन लिखें 3 टाइम, ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक है, पोटाशियम, पोटाशियम आपने ब्रैकेट के बाहर लिखा क्योंकि केटाइन है। हेक्सासायानोफेरेट, आयरन को पहले लिखा, हेक्सासायानो CN 6 टाइम और ब्रैकेट बंद। ठीक हो गया। तो ये तो नहायत ही आसान है, कैसे आपने फार्मूले से नाम बनाना है, सेंट्रल मेटल एटम पहले, उसके बाद इनाइनिक लिगेंड अल्फ़ाबेटिकली, उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड अल्फ़ाबेटिकली। केटाइनिक लिगेंड आपको नहीं गिवन दिए जा सकते। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। तो ट्रांजिशन मेटल अक्सर या उनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं, इसकी रीज़न क्या है, कलर कैसे बनता है, इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें भाई कलर बनने की वजह क्या होती है। ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है,
और इस पर आपने लाइट को डाला, तो जब भी किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए या लाइट ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, इसके अंदर जज़ब हो जाए या इसके अंदर से गुजर जाए या रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट को हम एक कैटेगरी में रखेंगे, एब्जॉर्ब को हम दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। आप जानते हैं लाइट में ना, वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। तो वाइट लाइट अगर एब्जॉर्ब हो जाए तमाम की तमाम, ऑल लाइट एब्जॉर्ब, वो सब्सटेंस ब्लैक नज़र आएगा। अगर ऑल लाइट ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट, लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाए, वो वाइट नज़र आएगा। तो ब्लैक और वाइट कलर तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनते हैं। तमाम लाइट 7 कलर एब्जॉर्ब हो गए ब्लैक, 7 कलर रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो गए वाइट। लेकिन कलर उस सूरत में बनता है सम कलर एब्जॉर्ब, जब कुछ रंग एब्जॉर्ब हो जाएं एंड सम ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट, और कुछ रंग ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट हो जाएं 7 रंगों में से, तो सब्सटेंस कलर्ड नज़र आएगा। ठीक है, तो अब पहली बात कि सब्सटेंस ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड क्यों नज़र आते हैं या उनके कंपाउंड कलर्ड क्यों नज़र आते हैं, तो इसकी रीज़न क्या, इनमें से लाइट के कुछ रंग एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ रंग ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट होते हैं। 7 में से 7 रंग होते हैं ना, 7 रंग में से कुछ रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ रंग ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो कलर्ड नज़र आते हैं। अब अगली बात, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट के कलर नज़र आने की वजह लाइट का एब्जॉर्ब होना और लाइट का ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट होना, दोनों अवामिल शामिल हैं। लेकिन कलर कौन सा नज़र आएगा, नेचर ऑफ कलर डिपेंड ऑन लाइट ट्रांसमिट। कलर की जो नेचर है ना, कलर बनेगा तो दोनों फिनोमिना से, एब्जॉर्बेंस से और ट्रांसमिटेंस से, लेकिन कलर की जो नेचर है ना वो डिपेंड करेगी लाइट जो ट्रांसमिट हुई उस पर। फॉर एग्जांपल, ये हमारी बुक की एग्जांपल है टाइटेनियम और हेक्सा एक्वा, ये 3+ है इस पर, इसमें येलो लाइट एब्जॉर्ब होती है, उन्होंने बुक में मेंशन कर दिया, और ब्लू और रेड लाइट इसमें से ट्रांसमिट हो जाती है। तो येलो लाइट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने की वजह से रंग की निशानी बनी, जो ब्लू और रेड लाइट ट्रांसमिट हुई उसके मिलने से वायलेट कलर बना, और ये वायलेट कलर ही इस कंपाउंड का होता है। ठीक है, तो दो बातें दोबारा बता रहा हूँ, कलर बनने के रीज़न एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस दोनों हैं, लेकिन कौन सा कलर बनेगा वो डिपेंड करता है लाइट कौन सी ट्रांसमिट हुई। ठीक है, अब इस लिहाज से इसका मतलब है कि कलर फॉर्मेशन डिपेंड करता है लाइट के एब्जॉर्ब होने पे और लाइट के ट्रांसमिट होने पे। ये ट्रांजिशन मेटल्स या इनके कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब क्यों करते हैं, इसकी वजह इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये 5 किस्म के होते हैं, लेकिन जब इन पर लाइट पड़ती है तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, 3 नीचे रह जाते हैं, 2 ऊपर चले जाते हैं। इस लिहाज से इनमें एनर्जी का फ़र्क आ गया जिसे डेल्टा ई कहा जाता है। डेल्टा ई एनर्जी का गैप डिपेंड करता है कितना आएगा, वो हर मेटल कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट होता है। जब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब आप इन पर लाइट डालते हैं तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नीचे वाले दायरों से जंप करके ऊपर वाले दायरों पे एक्साइट होते हैं। इस एक्साइटमेंट की वजह से ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो खास वेवलेंथ इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, वो डिपेंड करता है डेल्टा ई का कितना गैप है, उसके लिहाज से ये खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी वेवलेंथ इनमें से ट्रांसमिट हो जाती हैं, जो वेवलेंथ ट्रांसमिट होती है उनके मिलने से कलर बन जाता है। इस फिनोमेना को डी ट्रांजिशन कहा जाता है और इसकी वजह से कलर बनता है। अब देखें, एक बात तो क्लियर है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो वाले ट्रांजिशन एलिमेंट कलर बनाएंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक्साइट करेंगे ना। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन हो ही ना, फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल खाली हो तमाम डी ऑर्बिटल, तो भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट कहाँ से होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, जब लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो तमाम लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी और वाइट नजर आएगा। इसका मतलब है इनके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अनपेयर्ड, मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे फिल भी नहीं होने चाहिए। अगर ये मुकम्मल तौर पे फिल हो गए, इनके पास D10 सिस्टम हो गया, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है, तब भी ये कलर नहीं बनाएंगे। तो ना ही ये मुकम्मल तौर पे भरे हुए हो, ना ही ये मुकम्मल तौर पे खाली हो, ये मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ कंपाउंड है Zn2+, Sc स्कैंडियम 3+, है टाइटेनियम 4+, है वेनेडियम 5+ है। इन तमाम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं। इसमें D10 सिस्टम है, इसके D मुकम्मल है, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, और इन वालों में देखें इन तमाम में D 0 है। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, 3+ मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन निकल के D 0। इसका 22 होता है, 4+ मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन निकल के D 0। इसका 23 होता है, 5+ मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन निकल के D 0। तो ये D 0 सिस्टम है।
ना ही D10 सिस्टम वाले कलर बनाते हैं, ना ही D0 वाले कलर बनाते हैं। तो पहली बात जो बहुत ज़रूरी है वो आपको गिवन कोई कंपाउंड देंगे और पूछेंगे कि ये कलर्ड है या नहीं। आपने देखना उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर D10 सिस्टम हो, अगर D0 सिस्टम हो, वो कलर नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कोई भी और सिस्टम आ जाए, D9 सिस्टम आ जाए, D8 सिस्टम आ जाए, D7 सिस्टम आ जाए, D6 या कोई भी आ जाए, वो तमाम कंपाउंड कलर बनाएंगे। अगली बात, कौन सा कलर बनाएंगे, तो ये आप किसी लिहाज से जज नहीं कर सकते, गैस नहीं कर सकते कौन सा कलर बनाएंगे। ये आपको याद करने पड़ते हैं, अदरवाइज इसका कोई मेथड नहीं है। याद कैसे करने पड़ते हैं भाई, आपको इस अंदाज में ये याद करना पड़ेगा। जो फेमस केमिकल हैं, ब्लू कलर जो बनाते हैं ना, कॉपर 2+ एंड क्रोमियम 2+, ये दोनों हमेशा ब्लू कलर बनाते हैं। इनके कंपाउंड ब्लू होते हैं। जैसे आपने कॉपर सल्फेट पढ़ा हुआ है, ब्लू कलर का है, तो ये आपने ऐसे याद कर लेना है। ग्रीन कलर वेनेडियम 3+ है, निकल 2+ है, Fe2+ है, इनके कंपाउंड ग्रीन होंगे। और येलो कलर या लाइट ब्राउन भी से कहते हैं Fe3+, इसके कंपाउंड येलो या लाइट ब्राउन के होते हैं। तो भाई ये फेमस जो कंपाउंड हैं, केमिकल हैं, मैंने उनके कलर आपको बता दिए। इसके अलावा आपको हर केमिकल के कलर याद करने की ज़रूरत ही ना ही वो पूछे जाएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि कलर किन के होंगे और किन के नहीं होंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कलर क्यों बनते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से बनते हैं। कलर बनने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें जो इनकी ज्योमेट्री शेप होता है ना, वो नंबर ऑफ लिगेंड पे और देयर नेचर पे डिपेंड करता है कि वो लिगेंड कितने हैं और उनकी नेचर क्या है। इस लिहाज से आप इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर लिगेंड 2 हों तो जब भी किसी केमिकल में 2 लिगेंड आपको नज़र आए, उसका शेप हमेशा लीनियर होगा, उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, एंगल हमेशा 180 का होगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर इसके साथ डायमाइन है, तो 2 लिगेंड हैं, मेटल जो मर्ज़ी हो, उसकी नेचर जो मर्ज़ी हो, आपने बस देखना 2 लिगेंड है, इट मीन्स कि ये हमेशा लीनियर होगा, एंगल 180 का होगा। ठीक है। जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड नज़र आए, 4 लिगेंड, तो अब 2 ऑप्शन है 4 लिगेंड की। या तो वो टेट्राहेड्रल होगा, एंगल 109.5 का होगा, जैसे ये MnCl4 है, इसमें टेट्राहेड्रल शेप है। जब भी टेट्राहेड्रल शेप होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। या वो होगा स्क्वायर प्लेनर, एंगल 90 का होगा, इस तरह 4 वो लिगेंड इस तरह अटैच होंगे स्क्वायर प्लेनर शेप में। ये जब भी स्क्वायर प्लेनर शेप में होगा, इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है। तो कौन सा केमिकल टेट्राहेड्रल बनेगा, कौन सा केमिकल स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये लिगेंड्स होते हैं ना सिर्फ इनकी नेचर, बल्कि जो मेटल है उसकी नेचर पे भी बात डिपेंड करती है कि कौन सा टेट्राहेड्रल बनेगा और कौन सा स्क्वायर प्लेनर बनेगा। लेकिन फिर भी अमूमन आम तौर पर ये जो क्लोरो, फ्लोरो या हाइड्रोक्सो होते हैं, अगर ये लिगेंड के तौर पर लगे हुए हों तो टेट्राहेड्रल शेप बनता है। अगर अमोनिया, अमाइन, कार्बोनाइल, नाइट्रो या सायानो ये लिगेंड के तौर पर लगे हों तो स्क्वायर प्लेनर शेप बनता है। ये वाले वीक लिगेंड कहलाते हैं, ये वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाते हैं। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे हों स्क्वायर प्लेनर, जब भी वीक लिगेंड लगे हों टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में ये वाला शेप होता है एंगल 190 का, और टेट्राहेड्रल में ये वाला शेप होता है एंगल 109.5 का। तो ये 4 लिगेंड वाला बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। बाकी नहायत ही आसान है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में 5 लिगेंड लगे हों, उसका शेप हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें हमेशा। फॉर एग्जांपल आयरन पेंटाकार्बोनाइल है, तो इसमें आयरन का 5 लिगेंड है, तो आप इसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप देंगे। और ये ट्राइगोनल शेप होता है ऐसे, 3 आपने किनारे बना देने होते हैं। और बाइपिरामिडल मीन्स है कि एक ऊपर ऐसे लाइन लगा दी, एक नीचे, यहाँ पे लिगेंड अटैच हो जाते हैं। 5 लिगेंड इस अंदाज में ही अटैच हो जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन इसमें DsP3। जब भी किसी केमिकल में आपको 6 लिगेंड नज़र आए, वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d2 या d2sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन हमें इनकी डिटेल में नहीं करनी कैसे बनी, बस आपने याद रखनी है। और इसमें आपने देखना इसका शेप कैसे बनेगा ऑक्टाहेड्रल। इसका स्क्वायर प्लेनर बना के फिर एक ऊपर लाइन बनानी होती है, एक नीचे लाइन, ये ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। इसमें ये 6 लिगेंड अटैच होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 किस्म के होते हैं, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं जब भी कोई कंपाउंड
प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकें। तो ये दो किस्म के होते हैं, डेक्स्ट्रो या लीवो। अगर वो लेफ्ट साइड पर रोटेट करे लीवो, अगर वो राइट साइड पर रोटेट करे डेक्स्ट्रो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनते हैं दो किस्म के, सिस या ट्रांस। तो हमारे सिलेबस में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शामिल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए अल्कीन्स में, और अगर एक जैसे ग्रुप एक साइड पर लग जाए तो आप इसे सिस कहते हैं, अगर एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट साइड पर लग जाए तो फिर आप उसे ट्रांस कहते हैं, तो ये सिस है। लेकिन यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर वो स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। बाकियों में नहीं, स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल में। ये भी हर सूरत में मुमकिन नहीं है। डिफरेंट लिगेंड अटैच भी हों तो हर कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, बहुत कम कंपाउंड में बनेंगे। जैसे इसमें प्लेटिनम के साथ 2Cl है, 2 अमोनिया है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कैसे? देखिए, मैंने इसका स्क्वायर प्लेनर शेप बनाया, अमोनिया मैंने सेम साइड पर लिख दिए, क्लोरीन मैंने सेम साइड पर, क्लोरो मैंने सेम साइड पर रख दिए। तो जब भी आपको एक जैसे ग्रुप सेम साइड पर नजर आए, ये होता है सिस। इसका खास नाम है प्लेटिन, कॉमन नेम है इसका प्लेटिन। तो ये सिस प्लेटिन कहलाएगा। सिस प्लेटिन एक बहुत फेमस एंटी कैंसर ड्रग है, इसीलिए इसकी एग्जांपल खासकर आपने याद रखनी है। अगर मैं अमाइन को ऑपोजिट कर दूं, क्लोरो को भी ऑपोजिट कर दूं, तो ये बनेगा ट्रांस प्लेटिन। तो देखें, आपने इनकी पोजीशन ही चेंज की है ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में कितना फ़र्क आ गया। ये ड्रग के तौर पे यूज़ नहीं होता और ये ड्रग के तौर पे यूज़ होता है। ऑक्टाहेड्रल में भी हर कंपाउंड में नहीं, खास कंपाउंड में जिसमें 4:2 की रेशियो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। देखिए, मैंने Cl साइड पे रखे, आपने कम वाले को देखना है। Cl बिल्कुल एडजेसेंट है, साथ साथ है, ये सिस हो जाएगा। Cl मैंने ऑपोजिट कर दिया, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। इस लिहाज से ये बहुत सारी एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जांपल गिवन दी जाएंगी, डायग्राम दी जाएगी, आपने बस डायग्राम को देख के बताना है कि ये सिस है या ट्रांस है। नहायत ही आसान हो जाएगा, इसलिए इसकी डिटेल में आपने नहीं जाना।